हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो आज हम देखने वाले एक न्यूली रिलीज्ड सीरीज सो एपिसोड 1 की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा मेन लीड अभी फ़िलहाल एक बस स्टेशन पे खड़ा हुआ था, जहाँ पर उसे याद आ रहा होता है कि उसकी मॉम जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। साथ ही डॉक्टर ने उसको कहा है कि वो 50,000 युआन लेकर आए और अगर इससे 1 सेंट भी कम हुआ तो वो उसकी मदर की सर्जरी नहीं करेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हो सकता है कि उसकी मदर पास हो जाए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर अपना मेन लीड काफ़ी ज़्यादा हताश था और बस वो यही सोच रहा होता है कि आखिर किस तरीके से वो अपनी मॉम को वापस से ठीक करने के लिए इतने सारे पैसे लेकर आए। तभी सामने हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि फ़ोन पर किसी से काफ़ी गुस्से से बात कर रही होती है और ये कह रही थी कि मैं तुमसे कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, आखिर तुम क्यों नहीं समझ रहे। तभी ट्रैफिक सिग्नल जो था वो वापस से शुरू हो जाता है और यहाँ पर सारे लोग अपनी कार्स वगैरह को लेके आगे जा रहे थे। हमारा मेन लीड अभी इसी फिक्र के अंदर खड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी एक छोटी बच्ची सडनली वहाँ बीच रोड पर आ जाती है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई थी। मेन लीड के गले में एक लॉकेट भी था। जैसे ही वो भागता हुआ जा रहा होता है तभी वो ऑलमोस्ट एक ट्रक के नीचे आता आता बचता है, बट उससे तो वो फॉर्चुनेटली बच गया था। लेकिन ये लड़की जो कि ऑलरेडी उस लड़के से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, वो भी उस जगह से जा रही थी, लेकिन उसकी गाड़ी का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया था, जिसके चलते हमारा मेन लीड उसकी कार के सामने आ जाता है और अनएक्सपेक्टेडली उसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। और एक्सीडेंट भी काफ़ी ख़तरनाक लेवल का हुआ होता है, जिसके साथ ही हमारा मेन लीड अभी फ़िलहाल काफ़ी बुरे तरीके से यही सोच रहा होता है कि आखिर वो अपनी मॉम को कैसे बचाएगा, वो इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा। ये सीन हमें थोड़ा स्लो मोशन में दिखाया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मेन लीड काफ़ी सारे रिलेटिव्स वगैरह के पास में गया था, लेकिन सभी ने उसे काफ़ी ज़्यादा धुतकार दिया और कहा कि वो उसे पैसे नहीं देंगे और भला वो उसको पैसे क्यों ही दे। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ये कहने लगा था कि क्या मेरी डेथ इसी तरीके से हो जाएगी, क्या मैं अपनी मॉम को बचा भी पाऊंगा या फिर नहीं, और मैं 50,000 युआन लेके कहाँ से आऊँगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रेजेंट में उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है और लड़की और बाकी सारे लोग उसे ही देख रहे थे। जिसके साथ ही हमें वही लॉकेट दिखाया जाता है जो कि मेन लीड के गले में था, लेकिन अब वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमारे मेन लीड की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो तो किसी अजीब सी जगह पर आ गया है और कह रहा था कि आखिर में किस जगह पर हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये शाओ शाओ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जब तुम इस जगह से वापस जाके अवेकन होगे तो फिर तुम्हें काफ़ी कुछ इस लाइफ से मिलेगा। साथ ही वो उससे ये कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने इस काइंड हार्ट को मेंटेन करना होगा, क्योंकि मैं दे रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट स्किल का इस्तेमाल करते हुए इविल स्पिरिट्स को ख़त्म कर दो। अपने मेन लीड को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उसे मार्शल आर्ट की सारी एबिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, जिससे कि अब वो ये सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर उसको इस वर्ल्ड को रेस्क्यू करना ही होगा, क्योंकि उसे इतनी सारी स्किल्स मिली हैं। साथ ही अब वो अपनी मदर को भी बचा सकता है, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा मेन लीड जो था वो काफ़ी खुश होते हुए ये कह रहा था कि अब मैं अपनी मदर को बचा पाऊँगा। नेक्स्ट ही पल उसकी आँख हॉस्पिटल के अंदर खुल जाती है और वो खुद को ज़िंदा देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि क्या मैं असल में ज़िंदा हूँ। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा होता है कि क्या वो एक सपना था, लेकिन ये जो मार्शल आर्ट स्किल्स मेरे अंदर आ गई हैं, मुझे तो उसके बारे में सब कुछ क्लियरली याद है। तभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है। असल में इस लड़की का नाम किन चूचू है और यहाँ पर यह हमारी कहानी की मेन लीड भी है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि किन चूचू उससे बात कर रही थी और कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैंने काफ़ी जल्दबाजी में तुम्हारे साथ वो एक्सीडेंट कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर अपना हीरो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ पर एक नीडल बॉक्स भी रखा हुआ था, तो वो उसे उठा के वहाँ से चल देता है। कह रहा था कि तुम्हें इस हॉस्पिटल का जो बिल है उसे पे कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। जिसके साथ ही लड़की कह रही थी कि मैंने तुम्हारा नंबर सेव कर लिया है, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। जिसके साथ ही अपना मेन लीड वहाँ से उठ के चला गया था। दूसरी साइड डॉक्टर शे को देखते हैं, जिसके पास में अपने ये बूफैन की मदर एडमिट होती हैं और साथ ही वो ये कह रहे थे कि ये पेशेंट तो मर गई है, अब ये ऑलमोस्ट मरने की कगार पे है, इसको तुम ऐसे ही फेंक दो। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफैन यहाँ आ गया था और कह रहा होता है कि मैं अपनी मदर को बचाऊंगा। लेकिन तभी डॉक्टर कह रहा था कि 50,000 युआन तो लेके आओ, नहीं तो तुम्हारी मदर मर जाएगी और कोई भी इसे सेव नहीं कर सकता। लेकिन तभी ये बूफैन अपनी मदर के पास में आता
आता है और उन सारी नीडल्स को निकाल लेता है। डॉक्टर तो ये कह रहा था कि तुम पागल हो चुके हो और तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, लेकिन तभी अपने ये बूफैन को वो सारी टेक्निक्स याद आ जाती हैं और वो अपनी मदर को देख के ये भी समझ गया था कि एंशियंट डॉक्टर के पास में इस बीमारी का इलाज था। और वो स्कैन करके पता लगा लेता है कि उसकी मदर को तो एक सडन हेमरेज हो गया है, जिसके चलते उसकी मदर की हालत ख़राब है। लेकिन एंशियंट डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी था इसको क्योर करना, जिसके चलते वो उन सारी नीडल्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही यहाँ पर अपनी मदर की बॉडी के अंदर से इस सारी चीज़ को ख़त्म करता है। डॉक्टर तो ये कह रहा था कि तुम पागल हो चुके हो और तुम अपनी मदर को नहीं बचा सकते, लेकिन ये बूफैन उसकी सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपनी मदर का इलाज करता है। और जैसा कि हमने सोचा था, कुछ वक्त बाद उसकी मदर होश में आ जाती है। नर्स तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन डॉक्टर शे को इस बात से काफ़ी गुस्सा आ रहा था और कह रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। साथ ही उसकी मदर कह रही होती है कि बेटा क्या हुआ था, मुझे तो याद है कि मैं सीरियसली इल थी, लेकिन क्या मैं ठीक हो गई हूँ। तभी यहाँ पर ये बूफैन कहता है कि हाँ बिल्कुल मदर, आप ठीक हैं। डॉक्टर को इस बात पर काफ़ी गुस्सा था कि यहाँ पर उसके 50,000 युआन नहीं बन पाए, जिसके साथ ही वो यहाँ पर बिल थमा देता है और अभी भी बिल 38,000 का था। ये सुनने के बाद तो उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी डॉक्टर किसी की बातों को याद कर रहा था और कह रहा होता है कि ये मेडिसिन किसी को परमानेंटली नहीं मारेंगी, तुम परेशान मत हो। साथ ही यहाँ पर डॉक्टर कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये बूफेन हमारा बिल दो। लेकिन ये बूफेन जो था वो बिल को फेंक के मारता और कह रहा था कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी मदर को क्या बीमारी हुई थी। उन्हें सिर्फ एक हेमरेज हुआ था और यहाँ पर उनकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिफिकेंस वगैरह मौजूद थे, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। और तुम कह रहे हो कि 24 घंटे के अंदर हमारा इतना ज़्यादा बिल बन गया है। मुझे तो लगता है कि तुम गलत तरीके से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हो। इतनी देर में वहाँ पे नर्स भी आ गई थी और कह रही होती है कि डॉक्टर शे जल्दी चलिए, एक बच्चा हमारे पास में एडमिट है। जिसके साथ ही डॉक्टर शे उस बच्चे के पास आ जाता है। उसका फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान था और कह रहा होता है कि डॉक्टर, न जाने मेरे बेटे को क्या हो गया है। वो जब स्कूल से घर वापस आया तो उसे काफ़ी फ़ीवर हो गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इसे क्या हो गया है, इतने ज़्यादा हाई फ़ीवर है। डॉक्टर शे ये कह रहा होता है कि परेशान मत हो, बस थोड़ा सा फ़ीवर ही तो है, इसे तो मैं ठीक कर दूंगा। तुरंत ही उसको एक इंजेक्शन लगाने वाला था। अब यहाँ पर अपना बूफैन भी खड़ा हुआ होता और कह रहा था कि आखिर तुम्हें किस तरीके का ट्रीटमेंट इस बच्चे का कर रहे हो। ये मेडिसिन तुम्हें इसे नहीं लगानी चाहिए, इससे तो इसकी हालत और भी ज़्यादा वर्स हो जाएगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर उसकी बात को नहीं मानता और कह रहा था कि डॉक्टर तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। और तुरंत ही यहाँ पर बच्चे को इंजेक्शन लगा देता है, जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि बच्चे की हालत कुछ वक्त के लिए ठीक हुई थी और वो ऑलमोस्ट होश में आने ही वाला था। और साथ ही डॉक्टर शेबू फैन को ताना मारते हुए कह रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात थी तुम्हारी कि तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन सडनली यहाँ पर बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने लगी थी और यहाँ पर नर्स तुरंत ही बता रही होती है कि इसकी हार्ट बीट बढ़ रही है और इसकी लाइफ तो अब डेंजर में आ गई। ये सुनने के बाद तो उस बच्चे का फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान था और कह रहा होता है कि डॉक्टर शे आखिर किस तरीके से आपने मेरे बेटे का इलाज किया है, इसकी हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कम से कम इसे ठीक करिए या फिर कुछ तो ज़रूर से ही करिए। उसका फादर अब काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रहा था, लेकिन डॉक्टर शे कुछ भी नहीं करता। इतनी देर में ये बूफेन अपनी सिल्वर नीडल का इस्तेमाल करते हुए वो नीडल उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये देखने के बाद उसका फादर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, लेकिन डॉक्टर शे काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और सोच रहा था कि अच्छा ये बच्चा अब अगर मर भी गया तो मैं सारा ही इल्ज़ाम इस ये बूफेन के ऊपर रख दूंगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बूफेन की जो नीडल टेक्निक थी वो यहाँ पर असल में काम करने लग जाती है और ये बूफेन ने उस नीडल को निकाल के देखा और कहा कि ये तो फूड पॉइजनिंग इस बच्चे को हो गई है। असल में बच्चा एकदम ही ठीक हो चुका था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से सारी टॉक्सिन्स ये बूफेन ने निकाल दिए थे और साथ ही अब वो होश में भी आ जाता है। उसके फादर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और कह रहे होते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया था। तभी वो कहने लग जाता है कि फादर मुझे आइसक्रीम खानी है। ये सुनने के बाद उसके फादर समझ जाते हैं कि बच्चा एकदम ही ठीक हो गया और तभी वो यहाँ पर शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं ये बूफेन का और उसे कुछ 20,000 युआन भी दे देते हैं। ये देखने के बाद तो डॉक्टर की काफ़ी ज़्यादा जलने लग जाती है और कह रहा था कि इसने तो मेरे ही हॉस्पिटल के अंदर रह के पैसे बना लिए और कह रहा होता है कि ये बूफेन लाओ हमारे पैसे वापस दो। लेकिन ये बूफेन उससे जवाब दे पाता उससे पहले यहाँ पर कॉल आ जाता है किसी और का और डॉक्टर वहाँ से कहने लग जाता है कि
जी डायरेक्टर कहिए। अभी तो मैं यहाँ पर एक पेशेंट का इलाज कर रहा था। अभी अभी मैंने एक बच्चे को काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत से निकाला है और ऑलमोस्ट उस बच्चे को मैंने क्योर कर दिया। ये सुनने के बाद तो ये बुफेन सोच रहा होता है कि कितना तेज़ आदमी है ये। साथ ही हमें इस हॉस्पिटल का सेकंड डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मौजूद था और अब यहाँ पर ये बुफेन भी खड़ा हुआ होता है। तो डॉक्टर शे उसे कह रहा होता है कि मैं बिल तो तुमसे बाद में लूँगा, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने क्या चीज़ करी थी उस बच्चे के साथ में जो वो बच्चा ठीक हो गया, और अगर तुमने मुझे किसी भी तरीके से एक्सपोज करने की कोशिश की तो फिर 6 साल के लिए मैं तुम्हें जेल में भी डलवा दूंगा। ये धमकी देने के बाद तो वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। ये बूफैन को उसकी फालतू की बातों से असर नहीं पड़ता और डायरेक्टर को देखते हैं जो कि ये कह रहे थे कि डॉक्टर शे आपने एक पेशेंट को हील कर दिया, तो फिर मैं यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेशेंट को लेकर आया हूँ, प्लीज़ इस बच्चे को ज़रूर से ही ठीक कर दीजिए क्योंकि इसका ठीक होना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। न जाने क्या हो रहा है सिटी के अंदर, काफ़ी सारे बच्चों को सडनली काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर आ रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि डॉक्टर शे तो यहाँ पर बात करने लगा था, ये बूफैन अपनी मदर को लेके वहाँ से जा रहा होता है। तो उसकी मदर कहती है कि बेटा तुम्हें डॉक्टर के 20,000 रुपये दे देने चाहिए, कम से कम बिल तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन ये बूफैन कह रहा होता है कि नहीं, मैं उसे हराम का एक पैसा भी नहीं दूंगा। तभी एक पेशेंट को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में था और उसका फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कह रहा था कि डायरेक्टर जू मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक करिए इसे, अगर ये ठीक हो जाएगा तो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर शे को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी चालाकी से अब ये बूफैन के उसी मेथड को इस्तेमाल करने लगा था। तभी उसके फादर ये कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर शे अगर आप मेरे बेटे को हील कर देंगे तो हमारा त्यान द ग्रुप आपका बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगा और हम आपको एक काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी देंगे। तभी डॉक्टर शे यहाँ पर आगे से आगे बढ़ के ये कहने लग जाता है कि आप आखिर परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं आपके बेटे को हील कर दूंगा, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर नीडल निकाल के उसी तरीके से यहाँ पर क्योर करने की कोशिश कर रहा होता है उस पेशेंट को, जैसे कि यहाँ पर ये बूफैन ने किया था। वो बंदा पूछता भी है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तो कह रहा था कि ये मेरी मेडिसिनल स्किल जो कि मैंने कुछ एशियंट वे से सीखी हैं, जिसके साथ ही अब वो ये बूफैन के मेथड को इस्तेमाल करते हुए बच्चे की बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे कुछ खतरनाक तरीके से यहाँ पर उन नीडल्स को डाल रहा होता है, जिससे कि बच्चे की हालत ख़राब होने का अंदेशा था। हालांकि तभी यहाँ पर बच्चे के फादर को कुछ अलग तो लग रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहते। जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर ये काफ़ी सारी मेडिसिन को लगा देता है, अब यहाँ पर बच्चे की हालत ख़राब होना शुरू हो गई थी, जिससे कि बच्चे के फादर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ये कहने लगा था कि डॉक्टर ये आखिर मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो फिर याद रखिएगा मैं आपको बर्बाद कर दूंगा और जेल में डाल दूंगा, मेरे बच्चे को ठीक करो। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर डायरेक्टर की भी हालत ख़राब थी। डॉक्टर शे ऑलरेडी डर जाता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि वो भी ये बूफैन की तरह यहाँ पर इस बच्चे को हील कर देगा, लेकिन ये सब कुछ उसी के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से उल्टा पड़ गया। जिसके बाद यहाँ पर बच्चे का फादर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और कह रहा होता है कि आखिर आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो, जल्द से जल्द मेरे बच्चे को ठीक करो। लेकिन तभी ये बूफैन वहाँ आ जाता और कह रहा था कि ये बच्चा ऐसे ठीक नहीं होगा, असल में इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो उस बच्चे की नर्व्स को चेक करने लग गया था और उसका माउथ भी ओपन करके चेक करता है, जिसके साथ ही वो यहाँ पर उन्हीं नीडल्स का इस्तेमाल करते हुए वापस से उस बच्चे की बॉडी के अंदर नीडल्स को इंजेक्ट करता है। सारे ही लोग इस मेथड को देखकर हैरान थे कि आखिर ये किस तरीके का मेथड है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो बच्चे के अंदर पॉइजन चला गया था वो वापस आ जाता है निकल के, और साथ ही बच्चा एकदम ही ठीक था। ये देखने के बाद तो यहाँ पर बच्चा एकदम तुरंत ही अपने फादर से बात करने लग जाता है और कह रहा था कि फादर आखिर बिग ब्रदर मेरे ऊपर नीडल से क्या कर रहे थे। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, लेकिन इन ब्रदर ने तुमको बचाया है, तुम्हें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। साथ ही वो यहाँ पर अब ये बूफेन का काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं और कह रहे थे कि मेरी एंटायर डोंग फैमिली आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल रहेगी, बताइए कि आखिर हम किस तरीके से आपको खुश कर सकते हैं, प्लीज़ मेरे दोस्त बन जाइए। लेकिन ये बूफेन कह रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप जैसे बड़े आदमी की दोस्ती मेरे लिए नहीं है। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मना करने लग जाता है, लेकिन तभी वो बंदा यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि मैं आपके नाम पर एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँगा, और ब्रदर अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर प्लीज़ मुझे ज़रूर से ही बताइएगा। ये देखने के बाद तो सारे ही लोग हैरान थे और कह रहे होते हैं कि ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही जेनरस निकला। वो अपने बेटे को लेके वहाँ से जा रहा होता है, साथ ही वो बच्चा भी कह रहा था कि ब्रदर मुझसे बाद में मिलने ज़रूर आइएगा। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर जो डायरेक्टर जाओ थे वो बात करने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर इस बच्चे को हो क्या गया था और आपने इसे किस तरीके से ठीक कर दिया।
तभी ये बुफेन उन्हें सब कुछ बताने लग जाता है और कुछ वक्त बाद जैसे ही वो सब कुछ एक्सप्लेन करता है तो वो यहाँ पर उसे ऑफ़र देते हैं डॉक्टर बनने के लिए और कह रहे थे कि मा चैंग सिटी के अंदर काफ़ी कुछ ख़राब हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि सडनली इतने सारे बच्चे कैसे बीमार हो गए और हमारे पास में इसका कोई क्योर भी नहीं है। ब्रदर, बच्चों की जान बचाइए। तभी यहाँ पर ये बुफेन ये कहने लग जाता है कि बिल्कुल उन बच्चों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है और मैं ज़रूर से ही उनकी जान बचाऊंगा। और यहाँ पर उनको एग्री भी कर गया था, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर डॉक्टर शे की शिकायत भी कर देता है और कह रहा था कि उन्होंने मुझसे पैसे ठगने की कोशिश की है और अब आप उन्हें खुद ही निपटा लीजिएगा। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग डॉक्टर शे से सवाल करते हैं तो वो पहले आनाकानी करने लग जाता है और बाद में एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसकी गलती है, लेकिन अभी भी अपनी फैमिली का हवाला दे रहा था कि उसके घर में उसकी मदर और उसके बच्चे वगैरह हैं। लेकिन इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो उसे पुलिस के हवाले करके ही छोड़ेंगे। न जाने ही कब से पेशेंट के साथ में ऐसा सब कुछ खिलवाड़ कर रहा होगा। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर अब ना ये बुफेन भी घर की तरफ को जा रहा था और डॉक्टर और डायरेक्टर से दोनों से ही बात कर रहा होता है कि असल में मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो जो बच्चा जिसका मैं इलाज कर रहा था उसे देखने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ पर बच्चे को फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है। असल में इस बच्चे के अंदर कुछ ईवल स्पिरिट थी। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये किस तरीके की बातें ये बुफेन कर रहा है। लेकिन तभी ये बुफेन ये कह देता है कि हाँ ये सच है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे अपनी मदर का ख्याल भी रखना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये सब कुछ सच बता रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसके ऊपर ज़रूर से कुछ ना कुछ एक्शन लें। अब ये बुफेन वो नीडल भी दिखाता है जिसके अंदर कुछ ईविल स्पिरिट थी और कह रहा होता है कि ये देख लीजिए इसके अंदर ईविल स्पिरिट है और मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है। फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को इसके ऊपर पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए ताकि फर्दर कोई भी गलती ना हो चीज़ों को लेके। ये बुफेन अपनी मदर को लेके वहाँ से चल गया था और ये लोग तुरंत ही एक मीटिंग अरेंज करते हैं जिसके अंदर ये लोग ये चीज़ डिस्कस करने वाले थे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच था और वो यहाँ पर किसी को प्रपोज करने के लिए खड़ा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा अमीर लग रहा था, साथ ही काफ़ी हैंडसम भी होता है। ये बुफेन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रही होती। वो उसी रास्ते से गुजर के जा रहा था जहाँ पर वो लड़का खड़ा होता है, जिसके साथ यहाँ पर जब उस लड़के को देखता है तो उसके ऊपर नज़र डालते ही ये कह रहा था कि आखिर ये लड़का यहाँ पर क्या करने के लिए खड़ा है। लेकिन तभी सामने से यहाँ पर किन चूचू आ जाती है और फिर दोनों ही टकरा के वहीं पर गिर गए थे। तभी ये बुफेन उसको पहचान लेता और कह रहा था कि लड़की तुमने कल तो मुझे हिट किया ही था और आज देखो अगेन तुम मेरे साथ यही कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन तभी किन चूचू उठ के खड़ी हो जाती और कह रही थी कि अरे ये तो तुम हो, तुमने तो कल मेरे ऊपर काफ़ी बड़ा एहसान किया था, एटलीस्ट तुम ठीक तो। और कह रही थी कि तुम उस लड़के को देख रहे हो ना, उस लड़के ने मेरा जीना आराम कर दिया, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है और उसी के चक्कर में तो कल तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। वो मुझे फोर्स कर रहा है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, लेकिन कसम से मैं इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो फिर तुम प्रिटेंड करो मेरा बॉयफ्रेंड बनने का। इसका नाम शियांग युनथियान है और ये बहुत ही ज़्यादा रिच भी है और साथ ही अननोइंग भी। तभी यहाँ पर ये बुफेन ये कहने लग जाता है कि मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, साथ ही ये बॉयफ्रेंड तुम्हारा बनना चाह रहा है ना कि मेरा, तो भला मैं क्यों इसके अंदर इंटरफेयर करूँ। लेकिन इतनी देर में शियांग वहाँ आ जाता है और अपने प्यार का इजहार कर रहा था और कह रहा होता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। लेकिन तभी वो मना कर देती है और कह रही थी कि तुम कब से मेरे पीछे पड़े हुए हो, मैं तुमसे पहले कह चुकी हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ये देखो तुम्हारी आंखों के सामने ही खड़ा है, वो भी जिंदा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड कर रही थी। लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कुछ अलग ही स्टोरी निकली है और लोग यही देखना चाह रहे थे कि अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होगा, आखिर लड़की किसको चुनेगी। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा शुआनथियान कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम इस लड़के को चूज़ कर रही हो, ज़रा इसे देखो ये कितना गरीब और फटीचर है, साथ ही मुझे देखो। लेकिन तभी ये बुफेन उसे तगड़ा जवाब देते हुए कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम अपने पैसों के बलबूते पे इसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, तो तब तो ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी क्योंकि ये इंसान को देखती है ना कि किसी चीज़ को, और साथ ही गोल्ड डिगर भी नहीं। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर शुआनथियान ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास में क्या अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस भी है जो तुम इस तरीके की बात करते हो, क्या तुम्हारे पास में मिलियंस ऑफ डॉलर है। बुफेन उसे कह रहा होता है कि पागल आदमी, मैं अभी ग्रेजुएटेड ही हुआ हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर ये बंदा शुआनथियान कहने लग जाता है कि मेरे पास में 100 मिलियन की नेटवर्थ है और मैं यहाँ पर अपनी इस कंपनी का हायर भी हूँ और साथ ही मैं एक न्यू जनरेशन हूँ, तो मैं काफ़ी सारी होप्स को अपने साथ में लेके चलता हूँ। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग तारीफ़ करने लगे थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में ये बंदा अच्छा है।
बार बार ये पैसों को क्यों बीच में लेकर आ रहा है। तभी ये बूफैन कहने लग जाता है कि बेटा तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी ही नहीं है, तुम बार बार बाहर की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर किन चूचू भी समझ गई थी कि अब तो वो इस लड़के के जाल से बाहर निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर ये अपना नया ट्रम्प कार्ड खेलता है और कह रहा था कि असल में जब मैंने कल सुना कि तुम्हारी फटीचर कार की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो देखो मैं कितनी अच्छी कार्ड तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पर लाया हूँ। साथ ये फ्लावर्स ये तो मैंने यूरोप से मंगाए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र करता हूँ, लेकिन शायद तुम इस चीज़ को समझ ही नहीं रही हो। तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सारे ही लोग अब उससे इम्प्रेस हो चुके थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बातें भी कर रहा होता है। साथ ही अब यहाँ पर किन चूचू ने ये बूफैन का हाथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी अब उसके इस जाल के अंदर काफ़ी बुरे तरीके से फंसने वाली थी। और अब वो यहाँ पर अपने कुछ लोगों को भी लेके आया था, उन्हें इशारा करता है तो वो सारे के सारे अब यहाँ पर यही कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ इस लड़के को एक्सेप्ट करो, ये लड़का तुम्हें कितना प्यार करता है। अब किन चूचू को देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर आगे आने ही वाली थी, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना ये बूफैन जो था वो लड़की को देख के समझ जाता है कि इसके जाल में फंस रही है। तो वो हंसने लग जाता है और कह रहा था कि देखो तो सही, ये तुम्हारी फिक्र नहीं करता कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि असल में इसे फिक्र थी उस कार की। और साथ ही ये फ्लावर जो कि इसने मंगवाए हैं, इसके बारे में भी तुम खुद ही देख लो कि इसे तुम्हारी फिक्र बिल्कुल भी नहीं हो रही। ना ही इसने तुमसे पूछा कि तुम बस लगातार ये अपनी पैसों का शो ऑफ कर रहा है। साथ ही अब यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू ये देख लेता है कि लड़के की पॉकेट के अंदर किसी फीमेल का एक हैंडकरचीफ है, तो वो तुरंत ही उसे निकाल कर दिखाता है। तो यहाँ पर सारे ही लोग हैरान थे और समझ गए थे कि ये बंदा कुछ और नहीं बल्कि लड़कियों के साथ में टाइम पास करता है। ये बूफैन सभी के सामने उसे एक्सपोज कर देता है और कह रहा था कि आखिर दूसरी लड़कियों का सामान तुम अपने पास में क्यों रखते हो। अब उसे इतना तक याद नहीं था कि आखिर ये हैंडकरचीफ है किस लड़की का, और सोच रहा होता है कि आखिर ये कौन सी लड़की मेरे पास छोड़ गई और अब भला मैं इसे कैसे एक्सप्लेनेशन दूँ। फिर भी वो बहाना बनाने लग जाता और कह रहा था कि ये सामान मेरे फ्रेंड ने मेरी पॉकेट में रख दिया था, असल में ये मेरा है ही नहीं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा सीधा संस्कारी और सभ्य लड़का हूँ। अब वो इतनी सफाई से झूठ बोल रहा था कि किन चूचू और बाकी सारे लोगों को उसके ऊपर विश्वास होने लग जाता है। लेकिन ये बूफैन को इसके ऊपर विश्वास नहीं था। वो वापस से अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू देखता है तो उसकी दूसरी पॉकेट के अंदर भी कुछ सामान मिल जाता और यहाँ पर कुछ पिल्स रखी हुई थी, जो कि कुछ अजीब सी पिल होती हैं, जिसे दिखाने के बाद ये बूफैन कह रहा था कि तुम्हें इन पिल्स को भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। और अब ज़रा एक बार फिर से मुझे बताओ कि ये सामान तुम्हारे पास किसने रख दिया, क्योंकि तुम्हारे पास तो हर एक चीज़ का जवाब है ना। जिसके साथ ही अब हमें देखने के लिए मिलता है कि किन चूचू समझ चुकी थी कि ये बस उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, और अब तक जो भी बातें इस लड़के ने उसे बोली हैं वो सारी की सारी झूठ थी। असल में ये बस लड़कियों के साथ में टाइम पास ही करता है। और अब वो जैसे इस लड़के की रियलिटी के बारे में समझती है तो वो तुरंत ही समझ गई थी कि अब इस लड़के से उसे बहुत ही ज़्यादा दूर रहना है। साथ ही वो यहाँ पर उस मेडिसिन को भी उसके मुँह पर फेंक के मार देती है और कह रही थी कि आज के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके साथ ही अब यहाँ पर पूरी पब्लिक के सामने उसकी ह्यूमिलिएशन हो गई थी। और अब वो ये भी कह रही होती है कि अपनी ये घटिया शक्ल मुझे दोबारा से मत दिखाना। जिसके साथ अब उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो फ्लावर्स भी उसके हाथों से छूट चुके थे, लेकिन उससे ज़्यादा उसे ये बूफैन के ऊपर गुस्सा आ रहा था और कह रहा होता है कि सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके साथ ये बूफैन उसकी तरफ को देखने लगा था, लेकिन इतनी ही देर में ये लड़का आगे बढ़ता है ये बूफैन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो फिर ये बूफैन भी इसको इसकी नेक से पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये सारी गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे पास से दूसरे लोगों का सामान मिला है और तुम ऐसे ही हो। जिसके साथ ही वो एक किक मार के उसे काफ़ी ज़्यादा दूर फेंकता है और उसी की लाई हुई कार के अंदर उसको फेंक के मार देता है। अब यहाँ पर किन चूचू तो तुरंत ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है, क्योंकि उसे काफ़ी बुरा लग रहा था इस मोमेंट पर। लेकिन ये बूफैन तो टशन मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पर किन चूचू भी उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। और अब यहाँ पर इस बात से यहाँ पर श्वानथियान को बहुत गुस्सा आता है। वो यहाँ पर ये कह रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ में सब कुछ हुआ है और तुमने उस वुमेन को छीनने की कोशिश की है जो कि मुझे पसंद थी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ पर ये बूफैन को इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो वहाँ पे मस्त चला जा रहा था और उसके पीछे पीछे किन चूचू भी चली जाती है। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।